प्यारे बच्चों, welcome to the class of biology by Naveen Danda. Today in 11th class and in 20th lecture of biomolecule chapter. आज हमारा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। छोटे छोटे 3 स्टैंजा हैं आपके एनसीईआरटी से, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा कि इसमें कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा एक्सप्लेन करने का है नहीं, फिर भी जो पॉइंट्स होंगे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपके सामने मैंने लिखे हुए हैं, इनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप सभी के पास बुकलेट है, अगर आप इसको विदाउट माय एक्सप्लेनेशन रीड करोगे तो आपको ये बड़ा कंफ्यूज कर देगा टॉपिक। लेकिन एक बार अगर आपको मैं पॉइंट्स ये लाइन समझा दूं जो मैंने आपको लिख के दे रखी है नोट्स के थ्रू, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो आपकी जो बुकलेट है उसमें पेज नंबर 99 है, यहाँ पे एनसीईआरटी देख सकते हो। तो सबसे जो पहला पैरा है डायनेमिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट। जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट है ना वो डायनेमिक स्टेट पे है। डायनेमिक का मतलब होता है देयर इन मोशन। हमारी बॉडी में जो कंपोनेंट्स हैं, मतलब हमारी बॉडी में आपको पता है बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फिक्स्ड नहीं है, वो मूव करते रहते हैं, वो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज होते रहते हैं। लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट है ऑल द ऑर्गेनिज्म, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, उसके अंदर ऑल ऑर्गेनिज्म हैज थाउजेंड्स ऑफ, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, राइट। और वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन होती है हमारी बॉडी के अंदर। चाहे आप शुगर देख लो, ग्लूकोज देख लो, इन ब्लड फिक्स्ड कंसंट्रेशन रहती है, राइट। और इस कंसंट्रेशन को, ये अच्छा पॉइंट है, जो बायोमोलिक्यूल या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन को मेजर किस में करते हैं, मोल्स पर सेल या मोल्स पर लीटर। ये यूनिट याद रख लेना, इट्स द यूनिट टू मेजर द अमाउंट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इन द सेल या इन द बॉडी। पहला पॉइंट क्लियर है, मतलब चाहे ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर हो चाहे ऑर्गेनिज्म मल्टीसेलुलर हो, हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, और हर एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की हमारी बॉडी के अंदर एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन होती है। पॉइंट क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है, हमारी बॉडी में जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो एक रेट से, एक रेट है कोई जिसके द्वारा वो वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं। बहुत सारे एग्जांपल आपके, जैसे जो अमीनो एसिड है, एक्सेस अगर अमीनो एसिड है उनमें उनका डीएमिनेशन हो जाता है। एक्सेस अमीनो एसिड, एक्सेस अमीनो एसिड अगर है, सॉरी वो तो अलग कंसेप्ट हो गया। अगर अमीनो एसिड में से अमीनो एसिड चेंज इनटू अमाइन, जैसे बताया ना, अमीनो एसिड एक मॉलिक्यूल है, अमाइन अनदर मॉलिक्यूल है, तो अमीनो एसिड अमाइन में चेंज होते रहते हैं और अमाइन अमीनो एसिड में चेंज होते रहते हैं। मतलब यही बता रहा था कि जो बायोमोलिक्यूल्स है ना वो इंटरकन्वर्टेबल है। वो बायोमोलिक्यूल एक मॉलिक्यूल दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है। ग्लूकोज चेंज इनटू ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन चेंज इनटू ग्लूकोज, जो बहुत सारे ग्लूकोज मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे तो ग्लाइकोजन बन जाएगा, और ग्लाइकोजन टूट जाएगा तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज बन जाएगा। तो हमारी बॉडी में जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो आपस में कन्वर्ट होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल आपके सामने मैंने दे रखे हैं। अमीनो एसिड से अगर CO2 रिमूव कर दें, अमीनो एसिड का क्या हो जाए, डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन, रिमूवल ऑफ कार्बन। तो क्या हो जाएगा, अमाइन बन जाएगा, और अमाइन में अगर CO2 जुड़ जाए तो अमीनो एसिड बन जाएगा। यानी कि यही पॉइंट तो मैं बोल रहा हूँ कि हमारी बॉडी में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता रहता है। मतलब बायोमोलिक्यूल्स आर इंटर कन्वर्टेबल। बायोमोलिक्यूल्स क्या है, इंटर कन्वर्टेड होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल है वो। जैसे इन द सेम वे अगर डाइसैकेराइड में वाटर डाल दें, मतलब हाइड्रोलाइसिस हो जाए, तो क्या बन जाएंगे, मोनोसैकेराइड बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप माल्टोज में पानी डाल दोगे, माल्टोज का जब हाइड्रोलाइसिस होगा, जिस कारण हाइड्रोलाइसिस, तो क्या बन जाएगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। और जब दो ग्लूकोज जुड़ जाएंगे बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, तो क्या बन जाएगा, माल्टोज बन जाएगा। वेरी इजी, इंटरकन्वर्टेबल है। बहुत सारे आपके, जब आप ह्यूमन फिजियो, प्लांट फिजियो स्टडी करोगे तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स आपको अपने आप याद हो जाएंगे। जैसे प्रोटीन का जब हाइड्रोलाइसिस होगा, जब प्रोटीन टूटेगी तो क्या बन जाएंगे, अमीनो एसिड बन जाएंगे, अमीनो एसिड्स। और जब बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे तो प्रोटीन बन जाएगा। यानी प्रोटीन कैन चेंज इनटू अमीनो एसिड और अमीनो एसिड कैन चेंज इनटू प्रोटीन। मींस बायोमोलिक्यूल्स जो है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारी बॉडी में है, वो इंटरकन्वर्टेबल है, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होते रहते हैं।
बाय ए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। ये नहीं है, इट्स नॉट ए सिंगल स्टेप प्रोसेस प्रोटीन से अमीनो एसिड बनेगा, ये सिंपल स्टेप प्रोसेस नहीं है। ये नहीं कि प्रोटीन से डायरेक्ट अमीनो एसिड बनेंगे, नो। प्रोटीन टूटेगा तो पहले पेप्टोन्स बनेंगे, फिर डाइपेप्टाइड बनेंगे, फिर अमीनो एसिड बनेंगे। ये आप पढ़ोगे इन द टॉपिक डाइजेशन, राइट। तो जो ये मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटर कन्वर्जन है, इट्स टेक प्लेस थ्रू द मेटाबॉलिक पाथवेज। हमारी बॉडी में बहुत सारे पाथवेज होते हैं और ये पाथवे मे बी लीनियर, मे बी क्रिस क्रॉस, वही थोड़ा क्रिस क्रॉस कर सकते हैं, और मे बी सर्कुलर। फॉर एग्जांपल लेट्स सी, आप सभी ने लोअर क्लासेस में ही पढ़ा है कि जो ग्लूकोज है ना, वो चेंज होती है पायरुविक एसिड में। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब टूटेगा तो दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे पायरुविक एसिड के। ग्लूकोज इज 6 कार्बन मॉलिक्यूल, ऐसे तीन कार्बन के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, दैट्स कॉल्ड पायरुविक एसिड। और इस प्रोसेस का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। इट्स ए पाथवे, इट्स ए लीनियर पाथवे, स्ट्रेट पाथवे व्हिच हैज 10 स्टेप। इसमें 10 स्टेप है। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनेगा, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनेगा, मतलब 10 पाथवेज हैं। ये आपकी 11th में आएगा। तो जो आपको मैं बता रहा था कि जो मॉलिक्यूल्स है, वन मॉलिक्यूल चेंज इनटू अनदर मॉलिक्यूल, तो ये मॉलिक्यूल का जो कन्वर्जन होता है वो पाथवेज है। आपकी बॉडी हमारी बॉडी में बहुत सारे पाथवेज हो रहे हैं, और ये पाथवे लीनियर हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक पाथवे दूसरे पाथवे को क्रॉस कर रहा हो, मतलब पाथवेज में भी क्रिस क्रॉस, राइट। तो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। मेटाबॉलिक फोर्थ लाइन आपकी बुकलेट में साफ साफ लिखा हुआ है, मेटाबोलाइट्स आर कन्वर्टेड इनटू ईच अदर बाय लिंक रिएक्शन। बहुत सारी लिंक रिएक्शन होती है, मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं। मेटाबॉलिक पाथवे क्या होता है, एक बहुत सारी जो लिंक रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन जुड़ जाएंगी, तो उन रिएक्शंस के जुड़ने से जो प्रोसेस वे बना है, तो दैट्स कॉल्ड पाथवे। और ये पाथवे ये बता रहा है कि मेटाबोलाइट्स कैन कन्वर्ट इनटू अनदर बाय द लिंक रिएक्शन व्हिच आर कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। और ये पाथवे लीनियर हो सकते हैं, सर्कुलर हो सकते हैं, और क्रिस क्रॉस हो सकते हैं, राइट। अब इसमें एक बात और लिखी है, इन पाथवेज के अंदर मेटाबॉलिक पाथवेज चाहे वो लीनियर हो, क्रिस क्रॉस हो, सर्कुलर हो, इन पाथवे में जैसे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन रहा है, इस पाथवे का नाम है ग्लाइकोलाइसिस। इस पाथवे में जो ग्लूकोज का फ्लो है, ये डायरेक्शन में ग्लूकोज किधर से किधर फ्लो कर रहा है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड इधर जाएगा ये, तो एक फिक्स्ड डायरेक्शन है और फिक्स्ड रेट है। इसका जो ब्रेक डाउन का रेट है वो फिक्स्ड है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड का जो टूटना है, इसका जो ब्रेक डाउन का रेट है फिक्स है, डायरेक्शन फिक्स्ड है। साफ साफ लिखा हुआ है, फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट थ्रू द पाथवेज, इन पाथवे से ग्लाइकोलाइसिस से जो मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1 6, बहुत सारे जो भी इसके अंदर इस प्रोसेस में 10 मेटाबोलाइट बनेंगे। इस पाथवे में जो भी बीच बीच में आ रहे हैं, सभी को मिला के मैं क्या बोल दूंगा, मेटाबोलाइट्स, राइट। जैसे मैंने अभी आपको बता रहा था, जब प्रोटीन टूटती है तो क्या बनेगा, पेप्टोन। या आप आ गए पढ़ भी चुके हो पहले भी, पेप्टोन टूटेगा तो क्या बनेगा, डाइपेप्टाइड, और डाइपेप्टाइड से क्या बनेगा, अमीनो एसिड। इन द सेम वे हमारी बॉडी में जब स्टार्च टूटता है तो बनेंगे डाइसैकराइड, डाइसैकराइड से मोनोसैकराइड, मतलब स्टार्च टूटेगा तो माल्टोज, माल्टोज से ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो ये जो पाथवे है, इसमें जो रेट है मेटाबोलाइट्स के फ्लो का, वो फिक्स्ड है और वो एक डायरेक्शन में होता है, राइट। ये पॉइंट भी आपको क्लियर है। तो इन द सेम वे मैं कह सकता हूं कि हमारी बॉडी में जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो एक डायनेमिक स्टेट में रहते हैं, वो एक फ्लो में रहते हैं। अगर हमारी बॉडी में ये मेटाबॉलिक पाथवे रुक जाए, मेटाबॉलिक पाथवे ना हो, तो इसका मतलब हम डेड हैं। डायनेमिक स्टेट, अगर जब तक हमारी बॉडी में डायनेमिक स्टेट है, पाथवे चल रहे हैं, तो हम लिविंग है, अदरवाइज हम क्या है, नॉन लिविंग, राइट। हाँ, एक पॉइंट मेटाबॉलिक पाथवेज में, जो भी पाथवे अभी बता रहे थे, पाथवे ग्लाइकोलाइसिस इज ए मेटाबॉलिक पाथवे जो लीनियर है, इसमें 10 स्टेप है। कितने स्टेप है, 10। ये आप आगे पढ़ोगे प्यारे बच्चों। तो इन पाथवे में एवरी स्टेप इज कैटलाइज्ड, एंजाइम कंट्रोल्ड, बायोकैटलिस्ट। इन जहां एंजाइम क्या है, बायोकैटलिस्ट है। हर एक स्टेप को करने वाला कौन, हर एक स्टेप को कंट्रोल करने वाला कौन है, एंजाइम है।
हमारी बॉडी में एक भी मेटाबॉलिक पाथवे ऐसा नहीं है जो एंजाइम से कंट्रोल्ड ना हो। एक मेटाबॉलिक पाथवे में मान लो 10 स्टेप है, तो ईच एंड एवरी स्टेप इज एंजाइम कंट्रोल्ड, इज एंजाइम कंट्रोल। ये ध्यान रख लेना, चाहे पाथवे लीनियर हो, चाहे सर्कुलर हो, चाहे वो क्रिस क्रॉस हो, उसमें जितने भी स्टेप हैं ऑल आर एंजाइम कंट्रोल्ड, ऑल आर एंजाइम कंट्रोल्ड। नो एनी अनकैटलिज्ड रिएक्शन इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं है जो विदाउट एंजाइम होती हो। अनकैटलाइज्ड, यहाँ पे हमारी बॉडी में कैटलिस्ट कौन है? एंजाइम। एंजाइम आर कैटलिस्ट इन द लिविंग थिंग्स, इसलिए एंजाइम को क्या बोलेंगे? बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वर्ड आपने केमिस्ट्री में सुना है। कैटलिस्ट होता है जो किसी रेट ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में वो क्या है? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, प्लेटिनम है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, दे में भी कैटलिस्ट। लेकिन हमारी बॉडी में कैटलिस्ट कौन है? एंजाइम्स। कौन है? एंजाइम्स। और एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, यहां पहले भी पढ़ चुके हो। तो हमारी बॉडी में कोई भी स्टेप बिना एंजाइम नहीं होता। फॉर एग्जांपल लिखा हुआ आपकी बुकलेट में, एक सिंपल रिएक्शन है, CO2 प्लस वाटर बनके कार्बोनिक एसिड बनता है हमारे आरबीसी के अंदर, और ये प्रोसेस भी एंजाइम कंट्रोल्ड है। एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। Carbonic anhydrase is the enzyme which is responsible for this simple process. CO2 plus water से कार्बोनिक एसिड का बनना और कार्बोनिक एसिड का टूट जाना, ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है। इसे ये भी हो सकता है और ये टूट भी सकता है। आरबीसी में ये बनता है और नियर लंग्स आके टूट जाता है, राइट। तो ये बेटा एंजाइम कंट्रोल रिएक्शन है। कैसी रिएक्शन है? एंजाइम कंट्रोल। हमारी बॉडी में एक भी रिएक्शन ऐसी नहीं है, रिएक्शन बोल दो या मेटाबॉलिक पाथवे में एक भी स्टेप ऐसा नहीं है जो एंजाइम कंट्रोल ना हो। नो एनी सिंगल अनकैटलाइज्ड रिएक्शन इन आवर बॉडी। तो ये था इसके अंदर। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि हमने ना यहाँ पे देखा कि हमारी बॉडी में जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, जो बायोमोलिक्यूल है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वो एक फ्लो में है। किसमें है? फ्लो में। मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे हैं किसके थ्रू? मेटाबॉलिक पाथवे के थ्रू, राइट। और वो पाथवे लीनियर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, और पाथवे को में ईच एंड एवरी स्टेप इज कंट्रोल्ड बाय एंजाइम, राइट। और किसी भी पाथवे में जो मेटाबोलाइट का जो फ्लो है, ये मेटाबोलाइट है, ये मेटाबोलाइट है सारे। स्टार्च इज अ मेटाबोलाइट, डाइसैकराइड, मोनोसैकराइड, मेटाबोलाइट है। तो मेटाबोलाइट का जो फ्लो है वो एक फिक्स डायरेक्शन में, और जो रेट है, डायरेक्शन एंड रेट दोनों फिक्स्ड है। तो ये थे आपकी बुकलेट में मैंने 7 पॉइंट लिखे हुए हैं। अब आपको ईच एंड एवरी पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। एक मिनट में वाटर ले लेता हूँ, फिर हम नेक्स्ट पॉइंट स्टडी करते हैं। पेज नंबर 100 ऑफ योर बुकलेट। नेक्स्ट इज द मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग थिंग्स, बेसिस ऑफ लिविंग थिंग्स। प्यारे बच्चों, फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं। फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था जो मेटाबॉलिज्म है, इज द डिफाइनिंग कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स। अगर किसी चीज में मेटाबॉलिज्म हो रहा है तो वो लिविंग है, मेटाबॉलिज्म नहीं हो रहा तो वो क्या है? नॉन लिविंग है। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज द सम ऑफ ऑल द रिएक्शंस व्हिच टेक प्लेस इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शन, उन सभी को जोड़ के दैट इज कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। कोई एक रिएक्शन, जैसे ग्लूकोज को हमने बाहर ब्रेक डाउन कर लिया, एक रिएक्शन को बाहर कर लिया। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हमारी बॉडी में भी होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हम बाहर लैब में भी कर सकते हैं। तो आपने एक सिंगल रिएक्शन की ना, तो वो मेटाबॉलिज्म नहीं है। यू कांट से दैट इज मेटाबॉलिज्म, राइट। मेटाबॉलिज्म क्या है? सम ऑफ ऑल द रिएक्शन, राइट। अब जो मेटाबॉलिज्म जब होता है तो एक पाथवे चलते हैं, वो अभी बताया था, पाथवे में लीनियर, सर्कुलर और क्रिस क्रॉस। अब जो मेटाबॉलिक पाथवे हैं, इनको हमने दो में डिवाइड कर दिया, एक तो एनाबॉलिक पाथवे और एक कैटाबॉलिक पाथवे। सिंपल वर्ड है। एनाबॉलिक पाथवे वो पाथवे जिसमें सिंपल सब्सटेंस जुड़ के फाइनली कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन जाएगा, वो पाथवे। जैसे इसको देखिए इधर,
जब अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे, लेट्स सी, जब दो अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, डाइपेप्टाइड। और जब कई सारे डाइपेप्टाइड जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, पेप्टोन। और जब कई सारे पेप्टोन जुड़ जाते हैं तो क्या बन जाता है, प्रोटीन। अगर ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में हो रही है तो ये एनाबॉलिक रिएक्शन है, और अगर ये इस डायरेक्शन में हो रही है तो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है। सिंपल। फॉर एग्जांपल मैं ईंटों को रख के दीवार बनाई, दीवारों को जोड़ के मैंने रूम बना दिया, कई सारे रूम को जोड़ के मकान बनाया, तो बताओ मैंने कंस्ट्रक्शन किया है कि डिस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन की है। और इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरे पाथवे को मैं क्या बोलूंगा, कंस्ट्रक्टिव पाथवे। तो एनाबॉलिक पाथवे, नो नीड टू एक्सप्लेन। एनाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, इन दिस पाथवे सिंपल सब्सटेंस जुड़ के क्या बनाएंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बनाएंगे। और जब एनाबॉलिक पाथवे होते हैं ना तो इनके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। आप लोगों को पता है, जब कोई भी दो अमीनो एसिड जुड़ेंगे, आप लोग पढ़ चुके हो, जब दो अमीनो एसिड जुड़ेंगे तो इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। जब ग्लूकोज और ग्लूकोज जुड़ेंगे तो इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, पढ़ चुके हो आप। जब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जुड़ते हैं तो इनके बीच में एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। जब शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस जुड़ता है तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। जब शुगर के साथ फॉस्फेट जुड़ता है तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। तो जब जुड़ने का काम होता है तो वहां पे बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, और जब बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो वहां पे एनर्जी कंज्यूम होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एनाबॉलिक पाथवे के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, और एनाबॉलिक पाथवेज होने के लिए एनर्जी कंज्यूम होगी, एनर्जी यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड से कोलेस्ट्रॉल बनता है हमारे लीवर के अंदर, एनाबॉलिक पाथवे। एसिटिक एसिड ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ के कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। एक एग्जांपल दिया था अमीनो एसिड, अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाएंगे, प्रोटीन बन जाएगी, प्रोटीन कंटेन मैनी अमीनो एसिड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, और इसके अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। अमीनो एसिड को जोड़ने के लिए बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। अगर हम दो अमीनो एसिड को जोड़ेंगे तो इनके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, जो डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड मैंने आपको बता दिए हैं। और बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। यस और नो? अगर मुझे घर जोड़ना है, ईंटों को जोड़ना है, तो उसके लिए मुझे पैसा चाहिए। कैसे? पैसा हो तो ही तो सीमेंट लेके आऊंगा, सीमेंट लेके आऊंगा, सीमेंट लेके आऊंगा तो ईंटों को जोड़ पाऊंगा मैं, राइट? ओके, फाइट करिए। अब अगर बात करें कैटाबॉलिक पाथवेज की, कैटाबॉलिक पाथवेज का अपोजिट हो जाएगा, यहाँ पे बॉन्ड टूटते हैं। अगर मुझे घर तोड़ना है तो इनकी जो दीवारें हैं, अगर मुझे पूरा मकान डिस्ट्रक्ट करना है, डिस्ट्रक्शन करना है इसका, तो दीवारों को तोड़ूंगा, राइट? तो इनके अंदर कैटाबॉलिक पाथवेज में बॉन्ड ब्रेक डाउन होते हैं। यहाँ पे बॉन्ड का क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। जैसे ग्लूकोज से जब पायरुविक एसिड बनेगा, मैंने आपको बताया था, अभी बताया था, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेगा। ग्लूकोज में क्या है, ये 6 कार्बन है, 6 कार्बन है, और ये कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, और बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एनर्जी क्या होती है, रिलीज। तो एक मेन पॉइंट है, एनाबॉलिक पाथवेज में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होता है और एनर्जी कंज्यूम होगी। लेकिन कैटाबॉलिक पाथवे में, डिस्ट्रक्टिव पाथवेज के अंदर एनर्जी रिलीज होती है, राइट? और अगर मैं अपने मकान को तोड़ूंगा ना तो मुझे पैसा मिलेगा, राइट? अगर हम पुराना मकान भी तोड़ते हैं तो हमें कुछ मलबे का या जो भी कुछ ना कुछ पैसा मिलता है। जैसे मैंने अगर मकान बनाया तो मैंने उसको डिस्ट्रक्ट किया था, जो पुराना मकान उसको तोड़ के नया बनाया, तो उन लोगों ने जो तोड़ने वाले थे वो यहाँ से पुराना सामान लेगा, उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए, डिस्ट्रक्शन में पैसा मिलेगा। लेकिन अगर आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो वहां पे आपका पैसा कंज्यूम होएगा। पैसा मींस एनर्जी, राइट? ओके, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी। अब कैटाबॉलिक पाथवेज जो हमारी बॉडी में हो रहे हैं, बहुत सारे कैटाबॉलिक पाथवे हो रहे हैं। तो मैंने बताया था स्टार्च से डाइसैकाराइड बन गया, डाइसैकाराइड से मोनोसैकाराइड बन गया, राइट? तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। और लिविंग थिंग्स क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल आपको मैं बता दूंगा, आगे आएगा भी, जब हम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो लगभग 686 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज होती है। जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है तो लगभग इतनी एनर्जी रिलीज होती है हमारी बॉडी में। अब इस एनर्जी को लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं, इस जो एनर्जी रिलीज हुई कैटाबॉलिक पाथवे के दौरान, जो एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को लिविंग थिंग्स ट्रैप कर सकते हैं और अनदर मॉलिक्यूल बना लेंगे, दैट इज कॉल्ड एटीपी, दैट इज कॉल्ड एटीपी। तो जब कैटाबॉलिक पाथवे में एनर्जी रिलीज होगी, कैटाबॉलिक पाथवे में ब्रेकडाउन
ऑफ बॉन्डिंग, बॉन्ड होगा, बॉन्ड टूटेंगे एनर्जी रिलीज होगी, और उस एनर्जी को लिविंग थिंग्स ट्रैप कर लेंगे इन अनदर मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। कैसे ट्रैप करते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। हम आगे पढ़ेंगे कि जब ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड बनता है तो एनर्जी जो निकलेगी उसको लिविंग थिंग्स कैसे ट्रैप करता है, ये हम पढ़ेंगे इन द चैप्टर रेस्पिरेशन ऑफ 11th क्लास। फिजियो के अंदर आएगा, आपके फिजियोलॉजी के अंदर। तो लिविंग थिंग्स क्या कर सकते हैं, उस एनर्जी को ट्रैप कर सकते हैं। उस एनर्जी को हम ट्रैप कर लेंगे किसके अंदर, एक मॉलिक्यूल दैट्स कॉल्ड एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसका स्ट्रक्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। और इस एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के पास स्ट्रक्चर से भी वो क्लियर है, शुगर था, एडेनाइन था, और यहाँ पे 3 फॉस्फेट लगे थे, 1 2 3। ग्लूकोज को तोड़ के नया मॉलिक्यूल बना लिया, और इस मॉलिक्यूल में हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड है। अब जब जरूरत पड़ेगी तो हम इस एटीपी को यूज कर लेंगे, यूज टू डू फंक्शन। फॉर एग्जांपल इफ आई एम स्पीकिंग ना, तो मेरी बॉडी में एटीपी टूट रहे हैं, और एटीपी के टूटने से क्या हो रहा है, फॉस्फेट बॉन्ड टूट रहा है। फॉस्फेट बॉन्ड के टूटने से एनर्जी रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को मैं यूज कर रहा हूँ मैकेनिकल वर्क में, साउंड प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो लिविंग थिंग्स में मेटाबॉलिज्म का कंसेप्ट होता है। तो मेटाबॉलिज्म को हमने 2 में डिवाइड कर लिया, मेटाबॉलिक पाथवेज को हमने 2 में डिवाइड कर लिया, एनाबॉलिक पाथवे, कैटाबॉलिक पाथवे। एनाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, कैटाबॉलिक पाथवे में क्या होता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है द लिविंग स्टेट। द लिविंग स्टेट छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके एनसीईआरटी में है, जो मैंने आपको बुकलेट में आपके एनसीईआरटी में 3 पैरा दे रखे हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग when you will solve the MCQs of this chapter, इन 3 छोटे छोटे टॉपिक से एटलीस्ट 10 to 15 MCQs आपको मिलेंगे। तो इनको ना लगता, अगर आप इनको मेरे बिना एक्सप्लेनेशन के अगर आप इनको सुनते हैं ना, पढ़ते हैं, तो आपको लगता है सर पता नहीं क्या लिखा हुआ है। लेकिन अब जब आपने ओरली इनको मेरे से सुन लिया, फिर अब आप एनसीईआरटी रीडिंग करोगे तो बहुत आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, राइट। लिविंग स्टेट की बात करते हैं। मैं पहले भी बता चुका हूं, हमारी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइट्स या हमारी बॉडी में जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनका एक फिक्स्ड कंसंट्रेशन होता है, स्टेशनरी है। जैसे ग्लूकोज की बात करें तो 4.5 से 5.0 मिली मोल्स पर लीटर होता है, दिस इज ग्लूकोज कंसंट्रेशन। और अगर हम बात करें हार्मोन्स की, इनकी कंसंट्रेशन नैनोग्राम्स में होती है, मतलब बहुत कम होती है। मतलब कोई भी मॉलिक्यूल हो, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन अलग है, फैट की अलग है, लिपिड की अलग है, विटामिन की अलग है, प्रोटीन की अलग है, कार्बोहाइड्रेट, मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं, उनकी कंसंट्रेशन फिक्स्ड रहती है, राइट। ऑर्गेनिजम्स के पास ना स्टेडी स्टेट होता है। स्टेडी स्टेट का मतलब चेंजिंग, नॉन इक्विलिब्रियम, राइट। लेट्स सी, देखो ये एक अमीबा है, इसको आप ना तब लिविंग तभी बोलोगे जब इसमें से कोई मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है, नॉन इक्विलिब्रियम। मॉलिक्यूल्स जो है, बायोमोलिक्यूल्स, वो फ्लक्स में रहते हैं, मोशन में रहते हैं। कुछ का इनफ्लक्स हो रहा है, कुछ का आउट फ्लक्स हो रहा है, कुछ मॉलिक्यूल अंदर जा रहे हैं, कुछ मॉलिक्यूल बाहर आ रहे हैं। अगर कोई भी मॉलिक्यूल अंदर ना जाए, कोई भी मॉलिक्यूल बाहर ना जाए, मतलब इक्विलिब्रियम आ जाए। क्या आ जाए, इक्विलिब्रियम। इसका मतलब इसने स्टडी स्टेट को लॉस कर दिया, राइट। स्टडी स्टेट मतलब नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। स्टडी स्टेट का मतलब क्या है, नॉन इक्विलिब्रियम। अगर किसी ऑर्गेनिज्म ने स्टेडी स्टेट को लॉस कर दिया, नॉन इक्विलिब्रियम को लॉस कर दिया, मतलब स्टेडी स्टेट लॉस कर दिया या नॉन इक्विलिब्रियम लॉस कर दिया, मतलब उसके पास क्या आ गया, उसके पास इक्विलिब्रियम आ गया। क्या आ गया, इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम आ जाए ना, जब इक्विलिब्रियम हो किसी भी चीज पे, आपने केमिस्ट्री के अंदर एक पढ़ा है, अगर इक्विलिब्रियम है तो वहां पे वर्क डन जीरो होता है। और अगर हमारी बॉडी में वर्क डन जीरो है तो नो एनर्जी, सीधी सी बात है, और लिविंग है ही नहीं, राइट। तो हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म मतलब मॉलिक्यूल सेल के अंदर जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, बॉडी के अंदर मॉलिक्यूल इन और आउट फ्लक्स में रहते हैं। और अगर ये हमारी बॉडी कोशिश करती है कि इक्विलिब्रियम लाए, हमारी बॉडी, हमारी सेल हमेशा कोशिश करती है, हमारी बॉडी में जो सेल है, हमारी जो बॉडी है, वो एनर्जी लगाती है, एनर्जी यूज करती है, किस लिए, टू डिस्टर्ब इक्विलिब्रियम। अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो नॉन लिविंग हो जाएगा। इक्विलिब्रियम आ गया, इसका मतलब ना तो कोई मॉलिक्यूल अंदर जा रहा है, ना कोई मॉलिक्यूल बाहर आ रहा है, मतलब मेटाबॉलिज्म क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो गया। जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक पाथवे हो रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है। अगर ये सिस्टम बंद हो जाए तो वो चीज क्या हो जाएगी, नॉन लिविंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी, नॉन लिविंग। तो हमारी बॉडी कोशिश करती है, हमारी बॉडी में जो सेल है, हमारी बॉडी जो है कोशिश करती है कि
इक्विलिब्रियम ना आए। अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो नॉन लिविंग हो जाएगी। मतलब इक्विलिब्रियम मींस नो मेटाबॉलिज्म, नो वर्क डन। तो हमारी बॉडी कोशिश करती है, हमारी बॉडी क्या करती है, ऑलवेज ट्राई टू अचीव स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब है जिसके अंदर वो जो बायोमोलिक्यूल्स ना रिमेन मेटाबॉलिक फ्लक्स, रिमेन वो कांस्टेंटली मेटाबॉलिक फ्लक्स में रहेंगे टू अचीव कांस्टेंट कंसंट्रेशन, टू अचीव कांस्टेंट कंसंट्रेशन। देख ध्यान रखना, यहाँ पे मॉलिक्यूल अंदर जा रहे हैं बाहर जा रहे हैं, क्या करने के लिए, ताकि कंसंट्रेशन किसी भी चीज की कांस्टेंट रहे, राइट, कांस्टेंट रहे, कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखनी है। लेकिन ध्यान रखना मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट बंद नहीं करनी है। अगर इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स, मॉलिक्यूल की अंदर मूवमेंट और बाहर मूवमेंट, इनफ्लक्स आउटफ्लक्स अगर बंद हो जाता है, मतलब हमने उस टाइम स्टेडी स्टेट को क्या कर लिया, डिस्टर्ब कर दिया, और स्टेडी स्टेट डिस्टर्ब होगा तो क्या जाएगा, इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो क्या हो जाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन नॉट अफोर्ड इट, उसको अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे वर्क डन जीरो है, राइट। तो सीधी सी बात है भैया, लिविंग क्या, लिविंग क्या है, लिविंग वही है जिसके पास क्या है, स्टेडी स्टेट है। क्या है, स्टेडी स्टेट ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। लिविंग क्या है, विच हैज द स्टेडी स्टेट ऑफ बायोमोलिक्यूल। तो आपकी ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन लिखी हुई है आपकी बुकलेट में, पेज नंबर 101 जरूर रीड करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, लिविंग सिस्टम में, लिविंग में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, स्टेट एट steady state is a non-equilibrium state in which biomolecules remain in constant concentration। बायोमोलिक्यूल क्या करने की कोशिश करेंगे, कांस्टेंट कंसंट्रेशन करेंगे। कैसे, बाय थ्रू द मेटाबॉलिक फ्लक्स। मेटाबॉलिक फ्लक्स बताया था आपको मैंने, मॉलिक्यूल एक मॉलिक्यूल दूसरे में कन्वर्ट होता रहता है, एक मॉलिक्यूल इन एंड आउट मूवमेंट है, एक मॉलिक्यूल दूसरे में, जैसे हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक फ्लक्स है। ग्लूकोज अगर ज्यादा हो गया तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, इंसुलिन करवा देगा, एक्सेस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय द एक्शन ऑफ इंसुलिन। और अगर ग्लाइकोजन ज्यादा हो गया, अगर ग्लाइकोजन ज्यादा हो गया तो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, किसमें, सॉरी, अगर हमारी बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा है, ग्लूकोज इज ए मेटाबोलाइट, ग्लूकोज इज ए बायोमोलिक्यूल, तो इंसुलिन क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा किसमें, ग्लाइकोजन में। अब ज्यादा था, कम हो गया, अगर कम हो गया ना, कम हो गया तो फिर क्या होगा, दोबारा से ग्लूकागोन आएगा और ग्लाइकोजन को तोड़ के दोबारा से ग्लूकोज को ऊपर कर देगा, ऊपर कर दिया फिर नीचे होएगा, इंसुलिन आएगा, फिर ग्लूकागोन आएगा। तो ये जो ग्लूकोज लेवल है ये मेटाबॉलिक फ्लक्स में, ये कांस्टेंट नहीं होना, कांस्टेंट मतलब बिल्कुल फिक्स। अगर ऐसा हो गया मॉलिक्यूल्स का जो मेटाबॉलिक फ्लक्स है वो रुक जाएगा तो फिर प्यारे बच्चों स्टेडी स्टेट नहीं रहेगी, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा, और इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा तो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाएगा, डेथ हो जाएगा, राइट। उसको हम लिविंग बोलेंगे ही नहीं, ओके। और जो भी फ्लक्स है, जो भी फ्लो है, एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्जन है थ्रू द मेटाबॉलिक पाथवेज, इट्स कंट्रोल्ड बाय एंजाइम, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ये पॉइंट हम। तो हमें पता है कि हमारी लिविंग थिंग्स, हमारी जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम को अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे वर्क डन क्या है, जीरो है, इसलिए हमारी बॉडी उसको अफोर्ड नहीं कर सकती। तो हैंस लिविंग ऑर्गेनिज्म, साफ साफ लाइन लिखी फ्रॉम एनसीईआरटी, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एनसीईआरटी, हैंस लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑलवेज ट्राई टू अचीव नॉन इक्विलिब्रियम। लिविंग ऑर्गेनिज्म हमेशा किसको कोशिश करता है, वो नॉन इक्विलिब्रियम को अचीव करने की कोशिश करता है। पॉइंट क्लियर है, बॉक्स में लिखा हुआ है हैंस लिविंग स्टेट इज ए नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट। लिविंग स्टेट क्या है, स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट है तो है, उसमें इक्विलिब्रियम नहीं है, नॉन इक्विलिब्रियम है तो वो लिविंग है, राइट। और स्टेडी स्टेट किसमें है, जिसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो लिविंग स्टेट, लिविंग किसको बोलेंगे, जिसमें मेटाबॉलिज्म, क्योंकि स्टेडी स्टेट इज मेंटेन्ड बाय, जो हमारी बॉडी में स्टेडी स्टेट बोलते हैं, नॉन इक्विलिब्रियम जो है इसको मेंटेन कौन कर रहा है, मेटाबॉलिज्म। Hence I can say कि मेटाबॉलिज्म क्या है, डिफाइनिंग फीचर और किसका, लिविंग थिंग्स का। तो ये था प्यारे बच्चों, तीन बड़े छोटे छोटे टॉपिक थे जिसको मोस्टली आपको ना इस टॉपिक की YouTube पे वीडियो मिलेंगी ही नहीं। क्यों, क्योंकि यूट्यूबर को इस वीडियो से कुछ ज्यादा लंबे लाइक नहीं मिलने वाले। लेकिन हमारा काम सिर्फ यूट्यूबर बनना नहीं है, हमारा काम है बच्चे को ये पॉइंट समझाना, राइट। तो प्यारे बच्चों ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वीडियो सुन के जब आप एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आई एम ऑलरेडी सेड कि इस टॉपिक से ये तीन छोटे छोटे टॉपिक है, तीन स्ट्रैंड्स फ्रॉम द एनसीईआरटी यू कैन से, तीन छोटे छोटे पैरा है एनसीईआरटी के अंदर, और यहाँ से एटलीस्ट 10 to 15 एमसीक्यूज इन योर ऑब्जेक्टिव बुक यू विल डेफिनेटली गेट, राइट। तो प्लीज
इस वीडियो को देख के आप अपने एनसीईआरटी या बुकलेट जो आपको दी हुई है मैंने उसको रीड करें, ट्राई टू सोल्व द एमसीक्यू, डेफिनेटली यू विल एंजॉय। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, वेरी मच।